जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चरमरा रहा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए का अलायंस बनता है तो स्टेबिलिटी आती है और उसी से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा एक अहम भूमिका भी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था। ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है और ये अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। और आज भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञान की ओर आगे बढ़ रही है। गरीब कल्याण, युवाओं का उत्थान, अन्नदाता के साथ आगे बढ़ने का निश्चय और नारी शक्ति को सशक्त करना, इसके तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया अलायंस का जो हुआ है वो आप सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में
ये जो सरकार एनडीए की बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसके कारण विकास को नई गति मिलेगी। डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से बिहार को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी और एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी है। और इसके साथ साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, इसको लेकर के चलने वाला ये जो मंत्र है, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए उज्जवल विकास के लिए और उज्जवल बिहार के लिए ये जो नई सरकार एनडीए की बनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक उज्जवल बिहार को बढ़ाने में सक्षम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। लगता है लोकसभा चुनाव में सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि 2019 में 39 सीटें जीती थी आप लोगों ने। नाराजगी थोड़ी बहुत नीतीश को लेकर हम स्वीप करेंगे लोकसभा चुनाव। बिहार में हम सभी सीटें जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, बड़ी बात उन्होंने कही, हमारा गठबंधन विकास के लिए जरूरी है, ये कहा गया जेपी नड्डा की ओर से। और साथ ही ये भी कहा गया कि एनडीए सरकार में तेजी से विकास हो रहा है और आगे होगा। हमारे साथ पंकज झा लगातार बने हुए हैं और रूपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, बड़ी बात कही, ये जो गठबंधन हुआ है और एनडीए, खुद एनडीए के जो विधायक दल के नेता भी नीतीश कुमार को बनाया गया, ये एक तरह से गठबंधन को मजबूती वाली स्पीच थी जो कि जेपी नड्डा ने इस वक्त दी। जी हाँ, जेपी नड्डा ने अपने भाषण के सबसे जो वहाँ संबोधित कर रहे थे पीसी में, सबसे आखिर में सबसे बड़ी बात कही और वो कहा कि क्लीन स्वीप करेंगे। यानी ये जो गठबंधन है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार है और बीजेपी है, ये गठबंधन जो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, आप देखिए धीरे धीरे इंडिया अलायंस धीरे धीरे बिखर रहा है या अंदर में बहुत सारे मतभेद और मनभेद है। दूसरी तरफ 400 पार करने के लिए बीजेपी कितनी तेजी से विरोधियों को अपने पाले में कर रही है। 40 लोकसभा सीटें दांव पर हैं बिहार की, और उसमें नीतीश कुमार के आ जाने से इन सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का रास्ता अगले चुनाव के लिए बहुत आसान हो सकता है। और जेपी नड्डा ने इसी बात का भरोसा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। बिल्कुल, अब जो सरकार है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रूपेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, अब नजर ये है कि अब कम से कम जितना कार्यकाल बचा है वो स्थायी तौर पर सरकार आगे बढ़े। कम से कम जेपी नड्डा के आश्वासन के बाद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार फिर पाला नहीं बदलेंगे और अब तो वक्त भी नहीं बचा है। देखिए, और ये सवाल TV9 ने नीतीश कुमार से भी किया था और यही सम्राट चौधरी से भी पूछा था कि कितने दिनों तक, क्या 2024 तक या फिर 2024 के बाद 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी दोनों साथ में ही लड़ेंगे। क्योंकि अब तो ये वाकई ये एक प्रहसन का विषय बन गया है, एक सालाना प्रहसन, एक सियासी प्रहसन चलता है और इसी तरीके से जो लोग हैं वो इसी रूप में ले रहे हैं। आपने दिन में मुझसे सवाल किया था कि क्या बिहार में अब विकास पहले ज़्यादा हो रहा था या अब बिहार का विकास ज़्यादा होगा इनके साथ। ये विकास 2005 से जब सरकार चल रही तो पहले कार्यकाल में जो काम हुआ था, और ये आम लोगों को भी लगता है कि पहला जो कार्यकाल था उसमें जो कुछ हुआ, अब देखने का नज़रिया बिहार को या फिर जितनी योजनाएं हैं, शायद नीतीश कुमार अपने तर्कस के जितने तीर हैं वो सब चला चुके हैं, चूक चुके हैं। जितने विभाग हैं उन विभाग के मंत्रियों को भी आप देखेंगे तो ये आरजेडी कोटे का है, ये बीजेपी कोटे का है। ये कोटा वाइज जो मंत्रियों के विभाग हैं कि पथ निर्माण मंत्री फला बाबू रखेंगे और फला विभाग फला बाबू रखेंगे, और वो कैसे काम करेंगे, उस विभाग में काम करने की जो संस्कृति है वो भी एक ढर्रे पे आ गई है। बेशक रूपेश, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन अब जो दारोमदार है वो विजन को लेकर है कि विजन क्या होता है एनडीए सरकार का। और सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं बिहार सरकार में, उनसे बात की खुद रूपेश ने, सुनिए क्या कह रहे हैं। सम्राट, ये कहा जा रहा है ये सरकार कब तक चलेगी, क्या भरोसा है?
एकदम बिहार के विकास के लिए काम करते रहना। सर, आपके पगड़ी को लेकर बहुत सवाल पूछा जा रहा है कि जरूर ये पगड़ी खुलेगी या रहेगी? पगड़ी खुलेगी या रहेगी सम्राट जी? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। सम्राट जी, आपने कहा था कि जब तक अपदस्थ नहीं करूंगा पगड़ी नहीं खोलूंगा, ये कब खुलेगी? एकदम बताऊंगा, समय और वक्त बताऊंगा। तो रूपेश सवाल कर रहे थे सम्राट चौधरी से। दरअसल उनका ये जो कमेंट है पगड़ी वाला, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था जब सरकार गिरी थी 2022 में और नीतीश कुमार छिटक कर आरजेडी के साथ महागठबंधन बना लिया था रूपेश। लेकिन उस सवाल पर कुछ कहा नहीं सम्राट चौधरी ने। असमंजस में आ गए थे, झेप गए थे। मैं तो यही कहूँगा कि उनको शायद ये मुगालता रहा होगा कि कोई ये सवाल उनसे कर सकता है और वो सीधा डायरेक्ट हिट कि आपकी पगड़ी का क्या होगा। और लोग मजाक में ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी नीतीश कुमार को ही सौंप देंगे। और मुझे याद है जब पहली बार वो पगड़ी बांध कर आए थे, उस वक्त भी मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उस वक्त बगल में बैठकर जितने सवाल मैंने पूछे, सारे सवालों का बड़े इत्मीनान से जवाब दिया था। आज जैसे सवाल सुनकर के वो छिटकते हुए नजर आए, वो स्थिति नहीं थी। और तब उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था कि जब तक नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से नहीं उतार देता हूँ, जब तक नीतीश कुमार को अपदस्थ नहीं कर देता हूँ। और वो शब्द मुझे याद था। लिहाजा आज भी मेरा जो सवाल था वो इसीलिए मैंने पूछा कि आपने कहा था कि आप जब अपदस्थ कर देंगे उसके बाद से आप ये पगड़ी खोलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि जरूर उतरेगी, जरूर मैं बताऊंगा, वक्त भी बताऊंगा। लेकिन अब कितनी असहज स्थिति होगी, क्या नीतीश कुमार जब सम्राट चौधरी की तरफ देखेंगे तब उनको याद आएगा कि यह पगड़ी क्यों इनके सर पे बांधी गई थी और मैं उनके बगल में कुर्सी में बैठा हूं। लेकिन रूपेश, ऐसा लगता है कि ये जो असहज वाली स्थिति है, अब ये इस बात से आगे बढ़ गई है सरकार और अब जो वो सामंजस्य है, वो तालमेल बिठाने की एक तरह से कोशिश होगी। पंकज, यही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेपी नड्डा ने भी कहा कि ये डबल इंजन की सरकार होगी और विकास पर जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास का काम आगे बढ़ा, यानी काम को तरजीह दी जाएगी, जैसे कि बीजेपी करती है अपनी स्ट्रैटेजी में। पंकज, देखिए निधि, ये पगड़ी और काम, ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी जो सबके सामने होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने हैं और इसीलिए लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा अगली सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि ये जो घटक दल हैं, जिसमें जीतन राम मांझी भी जुड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान, चाचा भतीजा वाला मामला है। और पिछली बार जो हुआ था 17-17, यानी 17 पर जेडीयू, 17 पर बीजेपी और 6 पे रामविलास पासवान की पार्टी का मसला था। इस बार सीटों का बंटवारा कैसा होगा? जो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार शायद बीजेपी अधिक सीटों पर लड़े, वो सीट शेयरिंग करके चुनाव मैदान में जाना सबसे बड़ी चुनौती है। डबल इंजन की सरकार का जो वादा किया है जेपी नड्डा ने, वो विकास का काम करने का, अब तो समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव से पहले, वो बातें बात की होंगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं पंकज, और डंके की चोट पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर कैसे सहमति बन पाएगी, रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बनाई जाएगी। और जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, क्योंकि बिहार में कास्ट फैक्टर बहुत चलता है। तो आइए इसी पर ये किसी समीकरण पर एक निगाह डाल लेते हैं। बिहार में कुर्मी करीब 3% है, 3% है। जेडीयू कोटे से कुर्मी जाति के ही श्रवण कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं और वहीं बीजेपी से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं। राज्य में कोयरी आबादी 4% तक है और बीजेपी से जो दूसरे उप मुख्यमंत्री बने हैं वो है विजय सिन्हा, जो भूमिहार जाति से आते हैं। और भूमिहार है, बिहार में भूमिहार आबादी जो है वो 3% है, 3% है। जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी भी भूमिहार है। जेडीयू कोटे के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार के सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। राज्य में जो यादव आबादी वो सबसे ज्यादा है, 14% यादव आबादी है। बीजेपी कोटे से जो मंत्री प्रेम कुमार बनाए गए हैं वो कहार जाति से आते हैं, जिसकी आबादी राज्य में करीब 2% है। वहीं जो हम पार्टी यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो संतोष सुमन है, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी मंत्री पद की शपथ ली उन्होंने भी। संतोष सुमन मुसहर जाति से आते हैं, मुसहर जाति से, जिसकी आबादी 3% है। और जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट विधायक बने हैं सुमित सिंह मंत्री बनाए गए हैं, जो राजपूत जाति से आते हैं, अगड़ी जाति से आते हैं। बिहार में राजपूत आबादी करीब 3.5% है। तो ये है ये पूरा कास्ट का फैक्टर जो कि बिहार में बहुत काम करता है। और 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे। लेकिन पहले हिंदी पट्टे के 3 राज्यों में बीजेपी की जोरदार जीत हुई, फिर राम मंदिर का उद्घाटन और इंडिया के अंदर संयोजक के पद पर रार के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया।
ऐसे में जिस विपक्षी गठबंधन इंडिया में 28 दल थे, उसमें से 40 लोकसभा सीटों वाले राज्य बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने अब एनडीए का दामन थाम लिया है। 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस को झटका दे चुकी हैं। वहीं 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। 3 राज्य, हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे की उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन मौजूदा सूरत में 3 राज्यों की 95 सीटों पर विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार देने की उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। तो चुनौती इंडिया गठबंधन के साथ यही है। और इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार के एक बार फिर इस बीच चिराग पासवान का रिएक्शन आ रहा है सामने। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जितनी भी विकास की सोच है, अब उसको धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। 40 सीट पे क्या रिजल्ट देख रहे हैं 24 में आप लोग एनडीए के? भाई मौजूदा अगर आप समीकरणों की बात करें तो उस हिसाब से तो मैं मानता हूं कि 40 की 40 सीटें मौजूदा जो परिस्थिति बन गई है एनडीए की, शंका हम लोग को पहले भी कभी नहीं थी, बट अब ये है कि अब जीत के मार्जिन हर सांसद के काफी ज्यादा होंगे। 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन। तेजस्वी ने कहा है कि खेला होना अभी बाकी है, अब क्या बाकी रह गया है? भाई मुझे नहीं पता, पर मैं मानता हूं कि बिहार सिर्फ खेला में ही ना उलझा रहे, कार्य भी अब करे, कार्य करने का भी तो चिराग पासवान का बहुत बड़ा रिएक्शन कि बिहार में अब खेला बहुत हो चुका है, लेकिन अब बारी है काम करने की। नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में लौटने पर किस पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं और आपको बताते हैं। बिग वॉल के जरिए सबसे पहले रिएक्शन बताते हैं। अब इंडिया का क्या होगा, दरअसल इसी पर बात हो रही है कि जो डेंट हुआ है, गठबंधन की अकाल मौत हुई है, ये कहना है नीरज कुमार का, जो जेडीयू के नेता हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, खेल अभी बाकी है, गठबंधन मजबूत है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव आरजेडी। और इसके अलावा जिसने बीज बोया वो ही नहीं रहा, रामकृपाल यादव बीजेपी की ओर से कह रहा है। यानी नीतीश कुमार के लिए कहा गया, नीतीश विश्वासघाती, गठबंधन और मजबूत। ये जयराम रमेश ने तंज कसा था नीतीश कुमार पर। नीतीश के खिलाफ कांग्रेस ने साजिश की, ये कहा गया केसी त्यागी की ओर से, जेडीयू के नेता की ओर से कहा गया। नीतीश की मानसिक सेहत ठीक नहीं है, ये कहा गया शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से, जो कि उद्धव ठाकरे ग्रुप में है। देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं, नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से। वहीं लोकसभा चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल का ये कहना है, आम आदमी पार्टी के। तो ये अलग अलग नेताओं की जो राय सामने आई कि अब इंडिया का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। रजनीश रंजन हमारे साथ पटना से इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। रजनीश, अलग अलग नेता की अलग अलग राय सामने आई और इंडिया को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल है। लगातार जानकार तो ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, ये खुद ही बैटन पकड़वाया जा रहा है इंडिया वालों की तरफ से। निश्चित तौर पर देखिए, इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ा सबक है। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि देश में बीजेपी के खिलाफ कई मोर्चे बनाने से बेहतर है एक ही मोर्चा बनाया जाए और तमाम वो पार्टियां जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की खिलाफत करती हैं वो एक साथ एक मंच पर आए। नीतीश कुमार ने ये पहल की और तमाम नेताओं से वो मिले, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस पार्टी के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सबसे पहले जब पिछली सरकार से अलग होने के बाद जब वो दिल्ली आए थे तो सबसे पहले उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी देश में दिल्ली से बाहर थे तो अलग से वो राहुल गांधी से मिलने आए, केसीआर तक के पास वो चले गए और भी कई राजनीतिक दलों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। उद्धव ठाकरे से वो मिले और यहाँ तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। तो एक पूरी शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार ने की थी, सूत्रधार थे एक तरह से, इस आइडिया को उन्होंने वो लेकर आए थे। लेकिन जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों इंडिया गठबंधन की बैठकों में, उससे नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब संयोजक का पद उनको और ये जो धक्का लगा है इंडिया गठबंधन को वो बहुत बड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार ही अगुवाई कर रहे थे और अब वो एनडीए में आ चुके हैं। एक बड़ी खबर और बता दें, शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा अब इधर उधर का सवाल नहीं, जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये कहा नीतीश कुमार ने, सब दिन के लिए एक साथ रहेंगे।
अलग हुए थे, अब एकजुट होकर काम करेंगे। बीजेपी के साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। भी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं, एक तो सम्राट चौधरी जी का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे दी। ये दोनों मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। वही लोग ज्यादा चाह रहा था, अब तो मुक्ति मिल गई। फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। तो नीतीश कुमार को आपने सुना, उन्होंने कहा इधर उधर का सवाल अब नहीं है, अब सब दिन के लिए साथ में हैं, बीजेपी के साथ एकजुट हैं, ये कहा गया। अब हम आपको 9 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन 9 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कब कब मुख्यमंत्री रहे और कब कब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। साल 2000 से शुरुआत करते हैं। साल 2000 से 2024 तक 8 बार सीएम रहे, अब 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं, 9 तस्वीरें, 8 बार सीएम पद की शपथ ली और 9वीं तस्वीर आज सामने आई। पंकज, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी के लिए ये एक बार और आसानी रही होगी विश्वास करना नीतीश कुमार पर, क्योंकि बीजेपी कहती आई है उसका नेचुरल अलायंस है और नीतीश खुद भी कह चुके हैं कि पहले तो साथ थे लेकिन अब तो सब दिन के लिए साथ हैं। देखिए, आरजेडी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ये बात कह चुके हैं कि अलायंस पार्टनर बीजेपी से बेहतर उनके लिए कोई नहीं रहा है और लंबा जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है वो बीजेपी के साथ रहा है, एनडीए के साथ रहा है। और उन दोनों का जो वोट बैंक है, वो जो उनके जो वोट हैं बीजेपी के और जेडीयू के, उनमें बड़ा सहज भाव है, बड़ा तालमेल रहता है। क्योंकि अगर बिहार और यूपी में राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखें तो गैर यादव पिछड़ों को एकजुट किया गया है और दलितों को एकजुट किया है, सवर्ण उनके साथ है, एमवाई को छोड़कर बाकी समाज को जोड़ने में इनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। जैसा यूपी में एक ज़बरदस्त सामाजिक प्रयोग किया है बीजेपी ने वहाँ पे, उसी तरीके से बिहार में नीतीश के साथ आते फिट बैठता है। नीतीश भी इस बात को मानते होंगे, इसे मुझे लगता है अब की बार जो ये जोड़ हुआ है ये लंबा चलेगा, अस्थायी रहेगा। जी, बड़ी बात पंकज आप कह रहे हैं। और एक और बड़ी खबर पंकज आपके पास आ रही हूं मैं। अखिलेश यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा तंज, भावी प्रधानमंत्री को सीएम तक सीमित कर दिया गया। नीतीश को भावी प्रधानमंत्री बताकर तंज किया। पंकज, अब देखिए जो साथ में थे एक वक्त में, अब वो विपक्ष में हो गए हैं नीतीश कुमार के लिए। उन्होंने कह दिया है कि जो भावी प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाया जा रहा था जिनका नाम, उन्हें भावी सीएम तक ही, उन्हें सीएम बनाने तक ही सीमित कर दिया गया। देखिए, जब भी बातचीत हुई अखिलेश यादव से हमेशा ही उन्होंने नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छी बातें कही हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि नीतीश जी को इंडिया गठबंधन में होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में जो रोल उनको मिलना चाहिए था, जो इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, जैसा अभी कुछ देर पहले हमारे साथी रजनीश बता रहे थे कि उन लोगों तक भी गए जो आने को तैयार नहीं थे, नवीन पटनायक और केसीआर को लेकर भी। लेकिन नीतीश कुमार जब वहाँ पर फिट नहीं बैठ पाए उस रोल में, इसके लिए तो अखिलेश यादव को भी कोशिश करनी चाहिए थी। अब जब वो नहीं रहे हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है, ये बात कहेंगे ही। लेकिन पीएम पद के लिए वहाँ उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से कहाँ कोई उन्हें बना रहा था नीतीश कुमार को। और तो और पंकज, दिल्ली की बैठक में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी,
उस दरमियान भी अखिलेश यादव और नीतीश कुमार साथ साथ नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि बात बन चुकी है और ये जो गठबंधन है वो मोदी को, बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती देगा, लेकिन ये तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जी हाँ, बिल्कुल। अब भले ही उनके बारे में, नीतीश कुमार के बारे में कई सारी बातें कही जाए, लेकिन चेयरपर्सन को लेकर बार बार बात कही जा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके की बातें कह रहे थे कि सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं बन पा रही है, कांग्रेस में कुछ हो ही नहीं रहा, इंडिया गठबंधन कुछ कर ही नहीं रही है, तो इसीलिए अब जब ये कहा जा रहा है तो कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। कहाँ उनसा पीएम पद का उम्मीदवार, उनको चेयरपर्सन तो बनाया ही नहीं जा रहा था। इसीलिए वहाँ जब फिट नहीं बैठे और सहज हो गए थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने अपना नया साथी, जो भरोसे का साथी है, बीजेपी को चुन लिया। पंकज, मैं आऊंगी आपके पास। और एनडीए के जो घटक है उपेंद्र कुशवाहा, उनसे खास बातचीत की। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं नई सरकार बनने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। बार बार कह रहे थे कि उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया है, अब वापिस आ गए हैं तो बहुत ही अच्छा। उनके आपके मन में कोई मलाल तो नहीं है ना यहाँ आने से? बहुत अच्छा हो गया। हम तो चाहते थे कि नीतीश जी आ जाए, हमने कहा भी था एक बार कि अगर आना चाहे तो हम उनके लिए पैरवी करेंगे। सब कुछ स्वाभाविक ढंग से हो गया। आपकी पैरवी से आए हैं? आपकी पैरवी से आए हैं? नहीं, मेरी पैरवी से नहीं आए हैं, लेकिन अच्छा हो गया, आ गए। अच्छा। नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं सरकार बनने के बाद, आपको ये भी सुनवाते हैं। नित्यानंद राय जी की बड़ी भूमिका, नित्यानंद राय जी आपकी रही जब आपने अपने सहयोगियों को जोड़ा, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो। देखिए, बिहार के लिए जरूरी था, बिहार के विकास के लिए, बिहार के गौरव के लिए। और बिहार में जिस प्रकार से आरजेडी के लोगों ने तांडव मचा रखा था, उससे नीतीश कुमार जी परेशान थे और बिहार वासी भी परेशान थे। इसलिए जरूरी था कि हाँ, बिहार के विकास के लिए यहाँ इंडिया की सरकार बने। और अब आपके मन में सवाल होगा कि बिहार कितना बदल गया। आइए अब देखते हैं कि बिहार में जो बड़े चेहरे और खेमे हैं, उनकी स्थिति कितनी अब बदल जाएगी इस सरकार के आगे बाद। सत्ता बनी रहेगी, सियासी साख कमजोर पड़ेगी नीतीश कुमार की। इसके अलावा तेजस्वी यादव की, आरजेडी की बताएं तो सत्ता गंवा दी, सहानुभूति की उम्मीद आरजेडी के पास, तेजस्वी यादव के पास बनी रहेगी। बिहार बीजेपी नीतीश की बैसाखी फेंकने का मौका एक तरह से निकल गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर जीतन राम मांझी की स्थिति देखें तो गठबंधन में दो बड़े दलों के होने से स्पेस कम मिलेगा जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी को। और आपको ये भी बता दें कि ये फैक्टर्स हैं, नीतीश ने क्यों पलटी मारी ये भी आप जान लीजिए। 7 वजह क्या है, ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, पूरा घटनाक्रम हुआ, इसकी 7 वजह। पहला, तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव था नीतीश कुमार पर। दूसरा, लालू प्रसाद यादव की दखल लगातार बढ़ रही थी इस सरकार में। तीसरा, महागठबंधन में मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे। चौथा, जेडीयू के अंदर अविश्वास का माहौल पसर रहा था। और पांचवा, इंडिया का प्रयोग फेल होता दिखाई दे रहा था। और छठवां, इंडिया के जो दलों ने तवज्जो तक नहीं दी, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। और सातवीं बड़ी वजह क्या है कि बीजेपी की जो हैट्रिक है, इसकी सूरत में मुश्किलें और बढ़ती चली जाती। तो ये 7 वजहें हैं रुपेश, जो कि बताती हैं कि नीतीश के लिए ये वक्त मुफीद था कि वो पाला बदल ले और एनडीए के साथ हो जाए। देखिए, बिल्कुल बहुत मुफीद था, दोनों के लिए बहुत मुफीद था। खासकर बिहार में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सही समय था और सही चुनाव बीजेपी के लिए 2024 की लिहाज से, और नीतीश कुमार के लिए कि जो आपने 7 वजहें बताई हैं वो सटीक वजह है। वो अपनी कुर्सी खो नहीं सकते हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार अपने बेटे के लिए दबाव बना रहे थे और लालू प्रसाद के परिवार ने पिछले दिनों एक घटना की और जिस तरीके से उनकी दखलंदाजी हुई, कई ऐसे मौके आए हैं कानून और व्यवस्था को लेकर के जिसमें 10 सर्कुलर रोड की दखलंदाजी भी खल रही थी नीतीश कुमार को। तो ये जो 7 वजहें हैं वो बिल्कुल सटीक वजह है। और अगर थोड़ा और माइक्रो लेवल पे जाएं तो नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि उनका अपना जो कोर वोट बैंक है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेंधमारी की है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। ये जो उनका कोयरी कुर्मी या फिर लौकुश समीकरण था, उस समीकरण में ज़बरदस्त सेंधमारी हुई थी। जो कुर्नी का उपचुनाव हुआ था उसमें यह साबित हुआ कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक वो या तो खिसक रहा है या फिर बीजेपी ने उसमें जबरदस्त सेंधमारी की है। और पूरी कमाई, पूरी जो राजनीतिक पूंजी है नीतीश कुमार की वोट बैंक के लिहाज से, उनकी अपनी छवि के इतर, वो वही है। अगर वो खिसक जाए तो राजद के साथ रहते हुए भी राजद
उनका जो MY समीकरण है वो इंटैक्ट रहता है, चाहे वो सरकार में रहें ना रहें। 2019 में उनके पास एक भी लोकसभा सीट उनके हिस्से नहीं आई थी, लेकिन 16% का जो उनका आंकड़ा था, जो 16% उनके पास जो वोट बैंक है वो उनको वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी 30 से 33% पिछले 3 दशक से अगर देखें तो वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता है। इसलिए इन तीनों दलों को पता है कि सभी अपने अपने वोट बैंक को लेकर ही अपनी जगह पर हैं, और ऐसे में अगर किसी एक का वोट बैंक खिसकता है तो 2024 के लिए भी नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगी, और सबसे ज्यादा मुश्किल बहुत बड़ी चुनौती होगी। मुश्किल के साथ साथ चुनौती होगी। रूपेश, आपने ठीक कहा कि जनाधार इस तरह से जेडीयू का नहीं बढ़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इंटैक्ट रहे नीतीश कुमार और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। पाला बदलने के बाद नीतीश कुमार पर कई तरफ से हमले हो रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश की पलटी मार जो राजनीति है वो फिर से जाग गई है। तो वहीं ओवैसी ने बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी को एक साथ निशाने पर लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया, और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं, और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो वैसी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं। इस बीच आपको बता दें, हमारे सहयोगी ने एक और प्रतिक्रिया ली है एक और नेता से। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सरकार बनना जरूरी था कि बिहार की रफ्तार विकास की बिल्कुल ठप हो गई थी। यादव जिंदाबाद था, पूरा नारकी हो गया था। नीचे करो ना यार लोगों। और मैं समझता हूँ उससे निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और अभी जनता दलियों के संयुक्त रूप से जो हमारे लाई पार्टनर के साथ सरकार बनी है, मैं समझता हूँ कि गरीबों के सपने को साकार करने के लिए मोदी जी का जो संकल्प है, कल्याणकारी योजनाओं का। तेजस्वी कह रहे कि खेला होना भी बाकी है। खेला हो गया हम लोग। रामकृपाल यादव को आपने सुना। और सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी का हमला सामने आया है। जिस सीएम के पास विजन नहीं, उससे काम कराया, थके हुए सीएम से काम करवाया गया, ये तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं। अभी खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। 2024 से पहले जेडीयू खत्म होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि आरजेडी के साथ है जनता। इस बीच शपथ समारोह के बाद बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहना है उनका, ये आपको सुनवाते हैं। बढ़िया, और मुझे लगता है बिहार में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता थी, और जो कुछ भी बिहार के लिए बढ़िया होगा, देश के प्रधानमंत्री वही निर्णय लेते हैं, और एक अच्छा वातावरण बिहार में दिख रहा है। मैं समझता हूं कि जो बिहार के लिए भलाई होगा वो रास्ता पता नहीं किस बात का एंड, उनका तो एंड हो ही चुका सरकार में। और आई कैन। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इंडिया में क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रची। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था।
19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पर आगामी लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटों को प्राप्त करने के लिए बिहार में हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे विपक्षी का, और निश्चित तौर पर 40 की 40 सीटें पूर्व की भांति नरेंद्र मोदी की झोली में देंगे। और बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। सिर्फ खेला ही ना हो, बिहार में काम भी होना चाहिए, चिराग पासवान ने बड़ी बात कही। भाई खुशी इस बात की है कि बिहार को एनडीए की सरकार मिली है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार मिली है। और जैसा प्रधानमंत्री बोलते भी हैं कि डबल इंजन की सरकार में कार्य धरातल तक पहुंचता है, ऐसे में मैं मानता हूं कि जितनी भी गरीब जन कल्याण की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की जितनी भी विकास की सोच है, अब उसको धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। भाई मौजूदा अगर आप समीकरणों की बात करें तो उस हिसाब से तो मैं मानता हूं कि 40 की 40 सीटें मौजूदा जो अब परिस्थिति बन गई है एनडीए की, शंका हम लोग को पहले भी कभी नहीं थी, बट अब ये है कि अब जीत के मार्जिन हर सांसद के काफी ज्यादा होंगे। 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। तो चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि सिर्फ बिहार में खेला ना हो, काम भी हो। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश हैं, रूपेश हैं, पंकज झा भी हैं। रजनीश मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है क्योंकि बिहार में कास्ट फैक्टर बहुत काम करता है, तो जो पलटी नीतीश कुमार ने मारी है या नई सरकार बनी है, लोग इसे कैसे देखते हैं? क्या ये वोट पे कन्वर्ट हो पाता है या असर कितना देखते हैं? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कुर्मी जाति से आते हैं, तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, लोगों को आदत पड़ गई है बिहार में इस तरह की राजनीति का अनुभव वो करते रहते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2013 में पहली बार नीतीश कुमार अलग हुए थे एनडीए से, उसके बाद ये सिलसिला कई बार चला और ये आज तक जारी है। तो बिहार के लोगों को इसकी आदत हो गई है और चुनाव के नतीजों पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेंड है 2005 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद से यही देखा जाता है कि दो बड़ी पार्टियां अगर मिल जाती हैं तो उनकी सरकार बन जाती है। पहले ये बीजेपी और जेडीयू के साथ होता था, लेकिन 2015 में जब महागठबंधन बना तो अकेले आरजेडी को 80 और नीतीश कुमार की पार्टी को 72 सीट मिल गई और कांग्रेस पार्टी भी 30-35 से ज़्यादा की सीटों पर वो पहुंच गई थी। तो लोगों को, राजनीतिक दलों को ये मालूम है कि जो वोट चंक है वो उनके साथ कैसे रहेगा, कैसे इंटैक्ट रहेगा। तो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, उनका अपना वोट बैंक बहुत सिक्योर है। तो और कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को ये आदत पड़ गई है कि इस तरह बिहार में पलटी होगी सरकार की और कभी भी कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं के बादल खुले हुए हैं। और रूपेश मैं आपके पास आ रही हूँ, आप तो इतना ज्यादा बिहार को जानते हैं, समझते हैं, गली गली कूचे कूचे में जो राजनीति होती है, क्या फर्क पड़ता है वाकई लोगों? क्योंकि नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना को एक तरह से अपना ट्रम्प कार्ड बनाया इन चुनावों, वो इंडिया गठबंधन के पास भी लेके गए, लेकिन वहां दाल गली नहीं। देखिए, वो भी एक चुनावी तैयारी थी और लालू प्रसाद ने 2015 के चुनाव में जो आरक्षण का मुद्दा उन्होंने छेड़ा था, मोहन भागवत का एक बयान आया था और उसके बाद से उसी मुद्दे को लेकर कि आरक्षण समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आएगी तो बिहार में आरक्षण, देश भर में आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और उनको लगा कि ये उसका परिणाम था कि उन्हें 81 सीटें हासिल हुई थी। अब
जो इस बार चुनाव की तैयारी थी, जातीय जनगणना जो कराई गई वो भी उसी तैयारी का एक हिस्सा था कि जाति के आधार पर बिहार में चुनाव हो, खास करके जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो तो जाति का मुद्दा, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां जाति सब कुछ तय करती है, खासकर राजनीति में। और ये जाति है कि जाति नहीं कहते हैं, और बिहार के किस्मत में ये चस्पा है कि जाति के आधार पर किस क्षेत्र में कौन सा किस जाति का बहुल क्षेत्र है और वहाँ कौन सा उम्मीदवार फिट बैठेगा। ये सेटिंग गेटिंग जिसको कहते हैं, बहुल क्षेत्र, जाति बहुल क्षेत्र और उसी जाति का उम्मीदवार, ये बिहार की किस्मत है। और इसी आधार पर आप कुछ भी कर लें। बिल्कुल, बड़ी बात रूपेश आपने बताई, दो बड़ी बातें, एक तो सेटिंग गेटिंग और ये जो जाति है वो जाति नहीं, इसी पर ही बिहार की राजनीति आधारित है। और शपथ लेने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया है, क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने शीर्षस्थ नेतृत्व, खासकर देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर विश्वास किया है और उनके विश्वास और उनके जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरे। बिहार की जनता की जो भावना है, बिहार के अंदर जो वातावरण है, नकारात्मक वातावरण को हटा करके एक सकारात्मक वातावरण बनाने का, और ऐसे भी अब रामलला विराजे हैं तो सकारात्मक ऊर्जा अयोध्या से हमारे बिहार माँ जानकी की भूमि तक आएगी और एक माहौल बनने का वातावरण बना है। एनडीए सरकार फिर से सुशासन स्थापित करेगा। हम कुछ ही देर में ब्रेक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन पंकज आपसे आखिरी सवाल है, आप कितना महसूस कर पाते हैं जब भी आप बिहार जाते हैं, जनता को कितना फर्क पड़ता है? जैसे कि रुपेश से बात हो रही थी, सेटिंग गेटिंग या जाति जाति नहीं, जाति फैक्टर कितना हावी है बिहार पर? इसे आप भले ही त्रासदी कह लें, पर यह है सच कि बिहार में धर्म का फैक्टर नहीं चलता है, यहाँ जाति का ही फैक्टर चलता है। हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग का पहला जो बनाया था फॉर्मूला, जब उन्होंने पिछड़ों में पिछड़ा, अति पिछड़ा किया, दलितों में दलित और महादलित किया, और अपनी 3% जो कुर्मी जाति है उसके होने के बावजूद भी वो हमेशा से निर्णायक स्थिति में रहे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधे जाति का हिसाब जोड़ लीजिए, उस पार्टी का बेस वोट जितना है और जिस हद नीतीश चले जाते हैं। माफ कीजिए पंकज, आपको रोक रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका भी, साथ में रूपेश आपका, रजनीश आपका। बिहार में आज से फिर नीतीश सरकार है, सरकार बदली है क्योंकि अब एनडीए के साथ सरकार है नीतीश कुमार की, और ऐसे में नया अध्याय भी बिहार में शुरू हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी।